क्यों, क्या काम आया, ऐसा क्या काम आ गया था? हाँ? अरे झूठ तो मत ही बोल, तबीयत खराब हो गई थी। अब कोई काम नहीं आता रहा है तो झूठ बोल दिया कि तबीयत खराब हो गई थी। हैं? पढ़ाते हुए 8 साल से और खुद तैयारी करते हुए 5 साल, तो 8 और 5 13 साल तो केवल ये। उसके पहले इंजीनियरिंग करी वो अलग, इंजीनियरिंग की तैयारी करी वो अलग, फिर उसके पहले जो 1 से लेकर 12 तक पढ़ा वो अलग। समझ रहे हो बात? तो तुमको क्या लगता है कि तुम बना दोगे और मैं बन जाऊंगा? 40-45 साल के कैसे हो जाएंगे बताओ? तुम्हें कितना लग रहा है, कितना लग रहा है तुमको? 40-45 नहीं भाई, 52 साल की उम्र है, 52, 52। समझ रहे हो बात? हाँ और क्या आपको क्या लग रहा था? नहीं नहीं, 52, 52 चल रहा है। नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर 53 हो जाएगा ये। चलो करें शुरू। चलो, क्या कराया था कल बताओ? रोहित फाइल लगा दी? ठीक। तो कल क्या पढ़ा था हमने, एक बार जरा मुझे थोड़ा सा बताना। भारत का भौतिक विभाजन। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि भारत के भौतिक विभाजन को शुरू करने से पहले मैं आपको इंडिया का एक बार भौगोलिक विस्तार समझाऊंगा, है ना? तो भारत के भौगोलिक विभाजन को समझते, लेकिन उसके पहले हेडिंग डाल लीजिए, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। कल शायद हेडिंग डाल दी थी ना आपने, भारत का। यार वो वाला पेज इसमें मिसिंग है यार रोहित, फर्स्ट वाला नहीं, कल जो उसमें मैंने लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं, ये तो मैं लिख के गया था शायद ना। परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, ठीक है। तो सामान्य भौगोलिक परिचय में सबसे पहले आप हेडिंग डालें, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। लैटिट्यूडनल, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना? इंग्लिश में इसको लिखना हो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, हिंदी में भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश और देशांतर तो क्लियर है आप लोगों को कि उसमें कोई डाउट है? बताओ स्नेहा, बताओ क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? ठीक है, और इसके अलावा, इसके अलावा मतलब और इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन, लैटिट्यूड का क्या यूज है या लॉन्गिट्यूड का क्या यूज है? टाइम कैलकुलेट करना है, अगर समय निकालना है। राजपाल, राजपाल था, नहीं नहीं राजपाल नहीं, तुम्हारा धर्मपाल ना, हरपाल, सॉरी हरपाल, हरपाल मुझे राजपाल याद है। अच्छा राज उसका नाम है, राज है ना, पूरा नाम क्या है? राजवर्मा, हाँ ठीक, तुम्हारा है हरपाल, ठीक है। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझना जरा ध्यान से। कोई भी, मान लो ये हम भारत के बारे में तो डिस्कशन करेंगे, मान लो लेट्स से कि ये कोई ऐसा एक, ये ऐसा कोई देश है, कोई देश हो सकता है। अब इस देश का
ये यहां से लेके यहां तक ये कैसा विस्तार होगा, बताओ आकांक्षा। आज वो भी नहीं आई, तुम्हारे बगल में बैठती थी वो प्रिंसी, इसको बोलेंगे क्या, कौन सा विस्तार है ये, अक्षांशी विस्तार है ना। हाँ, पर ये तो एक मैंने जनरल बना दिया कि मान लो किसी कंट्री का, लेट से मान लो मैप है, मान लो तुम्हारे जिले का ही मैप है, ये कौन सा जिला है तुम्हारा, रीवा, लेट से मान लो ये रीवा का मैप है, तो रीवा के मैप में यहां से लेके यहां तक ये रीवा का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। और यहां से लेके ये रीवा का कौन सा विस्तार हो गया हरपाल, कैसा विस्तार है ये देशांतरी विस्तार है। तो हर एक पर्टिकुलर एरिया का, पूरी पृथ्वी को अगर हम देख लें तो कुछ ना कुछ अक्षांश और देशांतर विस्तार होगा उसका, राइट। अगर ये मान लो रीवा चूंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो क्या रीवा में एक भी ऐसा अक्षांश होगा जो साउथ हेमिस्फीयर की होगी लाइन, रीवा में कोई भी ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी, सारी अक्षांश रेखा कैसी होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा। अब इसी तरीके से मैंने आप लोगों से कल एक मैप बनवाया था इंडिया का ना, बनाया था ना, फिर से बनाना एक बार मैप। जल्दी फुर्ती में बना दो। मैप जब बनाओगे तो हमेशा जो इंपॉर्टेंट जो कट्स एंड फोल्ड्स होते हैं उसको आप हमेशा याद रखना, तो मैप आपका कभी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। चला गया क्या वो, इधर आना, अभी बताऊंगा वो लगाना है, थोड़ा बैठो थोड़ी देर, ठीक है। ये हमने बना लिया पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। जब भी तुम मैप बनाओ ना, सबसे पहले क्या बनाओ, हमेशा जब भी आप मैप बनाए इंडिया का, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, पेनिनसुलर इंडिया। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्यों बोल रहे हैं स्वामिल, इसीलिए कल आना जरूरी था, समझे बात की नहीं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत तीनों ओर से, नीचे से देखोगे तो कैसे घिरा हुआ है, तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ना। इधर देखोगे तो अरब सागर है, इधर देखोगे तो हिंद महासागर है, इधर देखोगे तो नीचे क्या है बबीता, ले इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन कौन सा ओशन है यहां पर, यहां इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। हालांकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल किसका पार्ट है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है, वो इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले आप ये बना लीजिए, इतना गुजरात से बनाना शुरू कीजिए और फिर गुजरात से घुमाइए इस तरफ, ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने गुजरात से यूं घुमाया और गए ऊपर, ये इधर राजस्थान बनाया, फिर इसको यूं फोल्ड किया, ऊपर गए, एक बार फोल्ड यहां करके, ये बन गया पूरा, सही बन गया कि नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले प्रायद्वीपीय भारत बनाना है, प्रायद्वीपीय भारत के बाद हमें ये गुजरात वाला हिस्सा बनाना, गुजरात वाला हिस्सा बनाना शुरू करना है। गुजरात वाला हिस्सा बनाया, ऊपर ये जो मैंने फोल्ड किया, ये क्या है, यहाँ राजस्थान है, ऊपर गए तो यहाँ पर क्या है पंजाब, ये क्या है ऊपर, यहाँ पर फिर मुड़े, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, यहीं से सिंधु नदी यहाँ से बाहर निकल रही है, पूरा ये हिमालय बनाया, ये यहाँ पर एक फोल्ड किया, नीचे उतरे, ये क्या बन गया नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम बन गया, सिक्किम के बाद ये भूटान, भूटान के बाद ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, वो अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, ये क्या है यहाँ पर बांग्लादेश है ना। तो ये पूरा मैप बन गया अपना। अब आपको इस मैप में मान लो हम आपसे पूछें, आपसे पूछा जाए कि भाई ये, अरे यार, ये इंडिया का ये जो मैप है, इसका आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है, तो बता लेंगे आप, बहुत बेसिक है ये,
कि भारत का आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। तो सबसे पहले कोई तुमसे पूछे कि भाई भारत का अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार मतलब पूरा भारत किस गोलार्ध में, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था परसों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध नहीं बोलना, कौन सा गोलार्ध बोलना है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है कि नहीं है राज? ठीक। अब इसका मतलब भारत में एक भी ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाए? भारत में एक भी ऐसा लैटिट्यूड होगा जो साउथ लैटिट्यूड कहलाएगा? नो, एक भी ऐसा लैटिट्यूड नहीं होगा। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर जितने भी लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी वो सारी कैसी लाइंस होंगी? इंडिया के अंदर जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइन है वो सब आपकी कैसी लैटिट्यूडनल लाइन होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत यहीं से शुरू है ना, देख लो आप, भारत कहां से शुरू हुए? यहां से शुरू हुए और यहां से कहां जा रहा है भारत? ये यहां तक है ना? ये दोनों जो रेखाएं मैंने ड्रॉ करी हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। गॉट इट? नॉर्थ होंगी या साउथ? ये तो साउथ में, तो यहां तो साउथ होना चाहिए। नहीं, ये भी कैसी होगी? नॉर्थ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो रेखा है ना, ये वाली जो अक्षांश रेखा, इस अक्षांश रेखा का मान है 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ लिखूं साउथ? नॉर्थ। ये मत समझ लेना कि वो भारत के साउथ में तो हम साउथ लिख देंगे। एक भी अक्षांश रेखा, भारत से गुजरने वाली एक भी अक्षांश रेखा दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा का पूरा भारत विषुवत रेखा से ऊपर है। क्लियर? ओके। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन हो गई। अब यहीं पर, यहां तक हमारा पूरा विस्तार है, तो यहां पर कौन सी आखिरी अक्षांश रेखा बता सकता है कोई? 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिखूं? नॉर्थ साउथ? नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन। तो आपसे कोई पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बोलोगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। गॉट इट? ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बताइए, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी तुम इसी प्रकार से बताओगे। ये जो रेखा यहां से गुजर रही है, कौन सा राज्य है? गुजरात। गॉट इट? ये रेखा गुजर रही है गुजरात से, और सेम दोस्तों ऐसी ही रेखा एक गुजर रही है यहां, कहां, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। हाँ या ना? गॉट इट? और ये वाला जो हमारा देशांतर, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा? लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो देशांतर रेखा है, इसका शुरुआत कहां से है? शुरुआत कहां से, मतलब कितने डिग्री रेखा है ये ध्यान रखना है। ये है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। क्या लिखूं? वेस्ट लिखूं या ईस्ट लिखूं? ईस्ट। भारत में कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन वेस्ट वाली होगी क्या? नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा भारत किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो ये क्या हो गया यहां पर? 68 डिग्री 7 मिनट। यहां क्या लिखूं? ईस्ट लिख देता हूं। यानी भारत में, भारत का देशांतरी विस्तार 68 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या लिख दूं यहां? ईस्ट वेस्ट? ईस्ट। वेस्ट तो होगा ही नहीं भारत में। गॉट इट? तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 8/4 से 37/6 तक। ठीक? 8/4 को 37/6 से माइनस करो, कितना हुआ? 37/6 को 8/4 से माइनस करो, कितना हुआ? हाँ, 29 डिग्री आएगा लगभग। कितना आएगा लगभग? कितना आएगा? तो 29 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। मतलब यहां से यहां तक अगर हम टोटल काउंट कर ले तो कितनी डिग्री, कितनी अक्षांश रेखाएं हो रही हैं? 29। समझ के बाद? चलो देशांतर में जरा माइनस प्लस करके बताओ। 97 25 को 68 7 से माइनस करो, कितना हुआ? इसमें भी कितना आएगा लगभग? इसमें भी आएगा। तो यानी हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों कितने का है? दोनों ही दोस्तों देशांतरीय विस्तार दोनों 29 डिग्री का है। यहां तक बात क्लियर है क्या?
अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार दोनों हमारा कितना है 29 डिग्री। लिखते जा रहे हैं आप लोग कि नहीं? ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन दोनों 29 डिग्री। क्लियर? मतलब कुछ दशमलव में फिगर है, लेकिन उसको आप रफ फिगर देखेंगे तो 29 डिग्री ही आएगा आपके पास। ठीक, अच्छा, ये देख लिया हमने। दूसरी बात, अब ये समझो आप यहां पर भारत में कि भारत में एक ऐसी देशांतर रेखा है जो यहां से पास हो रही है। ये वाली देशांतर रेखा, बता सकते हो ये कौन सी देशांतरी रेखा है? दोस्तों याद रखना, ये है 82.5 डिग्री, 82.5। क्या लिखूं? क्या लिखूं? ईस्ट वेस्ट? ईस्ट। ये है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा हमने 82.5 पर ही क्यों खींची? बताओ आकांक्षा, Why 82.5? पूर्ति, स्नेहा, पीछे उधर, क्या नाम आपका? श्रेयस, बताओ बताओ, आप बताओ क्यों 82.5 ही क्यों? क्या बोल रही हो? उनतीस का आधा तो 14.5 हुआ। अगर आप 68-97 को इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दो, करके देख लो एक बार। 68 प्लस 97, इनको जोड़ दो, कितना हुआ? और डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना है? इसीलिए 82.5 डिग्री। क्यों 82.5? मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना कि हमने क्यों, मतलब 82.5 क्यों? 80 क्यों नहीं? 70 क्यों नहीं? 75 क्यों नहीं? या उसके बाद क्यों नहीं? 85 क्यों नहीं? 90 क्यों नहीं? क्योंकि हमें एक ऐसी रेखा चाहिए जो कैसी हो, एकदम भारत के जो दोनों देशांतरों के एकदम बीचों बीच हो। भारत के दो भागों में नहीं, जो भारत के देशांतर, जितना देशांतरी विस्तार है उसके बीच का कोई पॉइंट चाहिए। तो एक प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? मीडियन पॉइंट निकाल लिया, माध्य निकाल लिया हमने। इसको और इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो क्या निकला? 82.5 निकला। और अब भारत को अगर समय निकालना है, भारत का समय की गणना अब की जाएगी, हमेशा कहां से की जाएगी? 82.5 से। जब आप पहले दिन क्लास में आए थे तो मैंने एक बात समझाई थी आपको, हरपाल, याद है? मैंने हरपाल उस दिन कहा था कि जो भारत में का समय या विश्व का कहीं का भी समय निकालना है तो दुनिया की टाइमलाइन कौन सी है? ग्रीनविच। कितने डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री। 180 कहां है? 0 डिग्री। कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है? 180 डिग्री से तो डेट निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम के लिए मैंने कौन सी लाइन बताई थी आपको? ये वाली, देख रहे हो? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत की देशांतर रेखा कहां पर है? इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं एक बार। ये देखो वर्ल्ड मैप में, इधर देखो, ये देखो पहले, ये है लंदन, दिख रहा है? यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है आपको? ये लिखा है, हाँ या ना? और दोस्तों ये यहीं से ये लाइन दिख रही है तुमको, 0 डिग्री लाइन, ये फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये कितने डिग्री लाइन है? 0 डिग्री। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं प्राइम मरीडियन लाइन, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। और दोस्तों अगर प्राइम मरीडियन लाइन से मैंने आपको कहा था, अगर हम इसके वेस्ट में जाते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या होगा? घटेगा। और अगर इसके हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। जाहिर सी बात है। समझ में आई बात क्या? भाई पृथ्वी परिक्रमा कैसे लगा रही है? पश्चिम से पूर्व, तो वेस्ट से घूम के कहां गए हम? ईस्ट में आ गए। तो अगर इससे हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? घटेगा। ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। इंडिया कहां है? वेस्ट में या ईस्ट में? ईस्ट में। ये दिख रहा है ना आपको इंडिया? और इंडिया की जो टाइम लाइन है, इसको देखो जरा। भारत की क्या मानक समय रेखा ये ऐसे गुजर रही है क्या यहां से? बोलो, क्या भारत की मानक समय रेखा कुछ इस प्रकार से यहां से गुजर रही है क्या?
बोलो, गुजर रही है ना? कितने डिग्री है ये? 82.5 डिग्री। क्या ईस्ट वेस्ट? ईस्ट। हरपाल, एक गोले में कितने डिग्री होते हैं हरपाल? 360 डिग्री होते हैं, ठीक। इसका मतलब पृथ्वी अगर एक बार घूम रही है तो कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री घूम गई। हरपाल, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? कितना? 24 क्या? 24 घंटे लग रहे हैं। यानी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 24 घंटे का समय लग रहा है। देखना, 360 डिग्री घूर्णन करने में 24 आवर्स का समय लग रहा है, ठीक। तो 1 डिग्री घूमने में उसको कितना मिनट लगेगा बताओ? पूर्ति। सिंपल कैलकुलेशन है, डिवाइड करके निकाल लो, कितना आ जाएगा? 4 क्या घंटा? मिनट। यानी 1 डिग्री भी आप आगे बढ़े, 0 से 1 में गए तो कितने मिनट आगे बढ़ गए आप? 4 मिनट। या पीछे गए तो कितने मिनट पीछे आ गए आप? 4 मिनट पीछे आ गए, ठीक है। 15 डिग्री में बता दो जरा क्या होगा बबीता? 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं तो 15 डिग्री में कितने लगेंगे? 60। सिंपल सी बात है, कितने मिनट लग गए? 60 मिनट, यानी 1 घंटा, ठीक। और विश्व की प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पर। हमें अपना समय कितने डिग्री से निकालना है? 82.5 डिग्री से। निकालना है कि नहीं निकालना? तो भाई साहब, जब 15 डिग्री में 60 मिनट का समय लग रहा है तो 82 डिग्री में कितने मिनट का समय लगेगा? 15 डिग्री में कितने मिनट का समय? 60। तो 30 डिग्री में 2 घंटा। 45 डिग्री में ऐसे समय घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? क्योंकि भारत किस दिशा में है? भारत तो पूर्व में है ना भाई। इस लाइन के भारत कहां पर है? पूर्व में। तो 15 डिग्री, 0 से 15 चले तो कितना घंटा हो गया? 1। 15 से 30 चले तो कितना घंटा हो गया? 2। 30 से 45 चले कितना घंटा हो गया? 3। 45 से 60 चले कितना घंटा हो गया? 4। 60 से 75 चले कितना हो गया? 5। 75 चले 5, तो 75 और 75.5 और 82 कितना हुआ? 7। कितना हुआ? 7। तो जहां 15 डिग्री में लग रहे हैं 60 मिनट, तो 7 डिग्री में कितने लगेंगे? 28 मिनट। तो कितना हो गया? 5 घंटा 28 मिनट। लेकिन अभी आधा डिग्री और है, आधा डिग्री और है ना, तो टोटल कितना हो गया? 5 घंटा 30 मिनट। आप समझ पा रहे बात क्या मैं बोल रहा हूं? हमने 0 से वहां से चलना शुरू किया, यहां से 0 से चलना शुरू किया। हमें यह पता है कि पूरी पृथ्वी एक बार घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक। 24 घंटे का समय लेने में वो कितनी डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम गई। तो जब 24 आवर घूमने में 360 डिग्री का समय ले रही है तो 1 डिग्री कितने देर में घूम रही होगी? 4 मिनट्स। तो हमने क्या किया अपनी सहूलियत के लिए? 15 डिग्री में कैलकुलेट कर लिया। कितना? कितना? 60। अभी जाना हो चले जाओ, मैं थोड़ी देर में बुला लूंगा। आइए आ जाना खुद से तुम, है ना। तो 15 डिग्री में कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। कोई समस्या है यहां तक? अब आप देख लो, ये 0 है, भारत यहां पर है। अगर तुमको अगर किसी देश की मानक समय रेखा पता चल जाए कि कितने डिग्री से गुजर रही है, तो क्या तुम उस देश का टाइम बता सकते हो? बता सकते हैं। तो किसी देश का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लाइन पता होना चाहिए। IST जैसे हमने बोला ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो किसी कंट्री का टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो उस देश का हमें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? उस देश की प्रधान समय रेखा पता होनी चाहिए। भारत में कितने स्टैंडर्ड टाइम लाइन है? 1। क्या पूरे दुनिया के सभी देशों में एक ही है? दुनिया के सभी देशों में कितनी टाइम लाइन्स हैं? अलग अलग हैं। तो तुम थोड़ा सा अज्यूम करो, सोचो इस बात को कि इंडिया जैसे कंट्रीज में जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन 68 से उधर 97 तक है, तो हमारे पास केवल एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो 82.5 से पास हो रही है, 82.5 डिग्री जो ईस्ट है। लेकिन क्या वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में क्या एक ही टाइमलाइन है? नहीं। तो किस कंट्री में स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितनी होगी या कितने टाइम जोन होंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है?
ये डिपेंड करता है उस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना ज्यादा है। जैसे तुम देख रहे हो मैप में पीछे रशिया का जो तुम एक्सपेंशन देख रहे हो, तो रशिया का तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है तो बहुत ज्यादा है, राइट? तो इतना ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, तो एक टाइम जोन से काम चल पाएगा क्या? नहीं काम चल पाएगा। इसलिए रशिया में मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। रशिया में लगभग 11 टाइम जोन है। ऐसे यूएस बहुत बड़ा देश है, यूएस, तो यूएस इतना बड़ा देश है, इसका भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, तो क्या यूएस में एक टाइम जोन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि किसी कंट्री में टाइम जोन उतने ज्यादा होंगे जिस कंट्री का कौन सा एक्सपेंशन ज्यादा होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जिस कंट्री में जितना ज्यादा होगा, ना कि लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन से टाइम जोन का कोई लेना देना है क्या? नहीं। टाइम जोन का लेना देना किससे? दोस्तों टाइम जोन का लेना देना है कौन से एक्सपेंशन से? लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ये देशांतरीय विस्तार से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला कंट्री कौन सा है? फ्रांस। ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा इस मैप में आप देखोगे तो यूरोप के मैप में तो फ्रांस, आप बोलोगे सर फ्रांस तो बहुत छोटा सा है, इसके इतने सारे टाइम जोन कैसे हैं? तो दोस्तों फ्रांस की टेरिटरी है बहुत सारी जगह पूरी दुनिया में, राइट? एक टाइम पर जैसे ब्रिटेन की बहुत सारी टेरिटरीज थी, तो फ्रांस की क्या है? बहुत जगह वर्ल्ड में अलग अलग जगह टेरिटरीज हैं। जैसे अफ्रीका के ईस्ट में देखोगे तो तुमको रीयूनियन आइलैंड मिलेगा, वो फ्रांस की टेरिटरी है। तो इतनी सारी टेरिटरी है, इसके बेसिस पर फ्रांस में टोटल कितने टाइम जोन है? फ्रांस के टोटल 12। इस दृष्टिकोण से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला कंट्री कौन सा है? फ्रांस। गॉट इट? ध्यान रखना है इस बात को, समझे बात? लोग जनरली क्वेश्चन आता है टिक लगा देते हैं किस पे? रशिया पे। रशिया में 11 है, फ्रांस में 12 है। और 12 किस, अब देख लो फ्रांस का आकार देख लो कितना छोटा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस, बिकॉज भाई फ्रांस के इधर तुम चले जाओ, ये देखो क्या लिखा है? तुवालू दिख रहा है क्या तुमको? तुवालू दिख रहा है कि नहीं? तुवालू, हरपाल। और उसके नीचे तुमको दिख रहा है वालिस, ये समोआ। भाई ये सब किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की। मतलब एक समय पर कॉलोनीज रही होंगी, आज भी वो उसकी कॉलोनी बनी हुई है। समझ पा रहे हैं बात आप? अफ्रीका देख लो, अफ्रीका में आप लोगों को यहां पर ये रीयूनियन आइलैंड दिख रहा है, रीयूनियन लिखा है, रीयूनियन। रीयूनियन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? फ्रांस। और फ्रांस है कहां? यहां। उसकी टेरिटरी कहां है? यहां। फिर उधर लिखा मायोटी, मायोटी आइलैंड है कहां पर? इंडियन ओशन में। लेकिन टेरिटरी किसकी है? सर जी फ्रांस की टेरिटरी है वो। इसका मतलब कि भाई फ्रांस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? टाइम जोन है। इस बात को याद रखना है। तो किस कंट्री में कितने ज्यादा टाइम जोन होंगे श्रेयस, ये किस बात पर डिपेंड करता है? अरे ये किस बात पर डिपेंड करता है कि किसके पास कितने ज्यादा टाइम जोन होंगे? देशांतरीय विस्तार पे। एक देश तुमको यहां पर दिख रहा है चिली। चिली में कितने टाइम जोन होंगे? चिली, चिली का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है या अक्षांशीय विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार तो यूं लो खत्म हो गया। देशांतरीय विस्तार इतना पतला सा तो है, लंबा सा। तो क्या देशांतर, क्या यहां मल्टीपल टाइम जोन की जरूरत पड़ेगी? और चिली कोई ऐसा भी देश नहीं है जिसके पूरे दुनिया भर में टेरिटरी फैली हो। समझ पा रहे हैं क्या बात आप? तो बेसिकली चिली जैसा देश जो तुमको यहां पर दिख रहा है, चिली जैसा देश जिसका देशांतरीय विस्तार लो खत्म, तो एक टाइम जोन से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चिली का अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार है तो क्या करें? टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं? देशांतर रेखाओं से। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए। क्लियर? तो भारत का टाइम कैसे निकाला हमने? हरपाल जल्दी से एक बार बता दो मुझे। हरपाल, भारत का टाइम कैसे निकाला हमने? भारत का टाइम कैसे निकाला? भारत का टाइम हमने निकाला कि भाई 0 डिग्री रेखा है जो लंदन से गुजर रही है, हम 0 डिग्री से कितने आगे हैं? 82 डिग्री आगे हैं, जो हमारी टाइम लाइन है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर हमने कितना निकाल लिया? तो यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 82 डिग्री बराबर कितना हुआ? 328 मिनट। यस, और आधा डिग्री और बचा, आधा डिग्री बराबर 2 मिनट हो गया। तो टोटल कितने मिनट हो गया? 330 मिनट हो गया। 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 5 आवर 30 मिनट।
करके देख लो, इतना ही आएगा। 5 घंटे कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट आएगा। ठीक, तो 5 घंटे 30 मिनट प्लस या माइनस? जीएमटी से प्लस या माइनस? तो आप बोलोगे सर जीएमटी से प्लस, तो जीएमटी प्लस 5 घंटे 30 मिनट। कभी तुमने देखना इंडियन क्रिकेट टीम कभी दूसरे देश में जब खेलने जाती है तो घड़ी में टाइम जानते हो कैसे लिखा रहता है? जीएमटी प्लस इतने घंटे लिखा रहता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समझ गए बात? इस बात को ध्यान रखना। ये है भारत की कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। आपको पता है कि भारत में यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो ये दोस्तों भारत से एक रेखा गुजर रही है, इसको क्या बोलते हैं? ये है भारत से गुजर रही कर्क रेखा। कितने डिग्री पर है? 23.5 नॉर्थ। ठीक, दिख रही है कर्क रेखा। और कर्क रेखा ये नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है दोस्तों? बता सकते हो कौन कौन से राज्य हैं? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरी। कौन से? एक तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान भी तो है, नहीं है राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान के बाद एमपी हो गया। सो एमपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान। एमपी के बाद सर छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, वेस्ट बंगाल से गुजर रही है क्या? एक मिनट, सबसे पहले गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो गया, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पहले झारखंड है, झारखंड के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 3 और 3 6, 2 राज्य और बचे पूर्वोत्तर भारत के। बता दो कौन से? पहले हम लिख देते हैं त्रिपुरा, और ये कौन सा है? ये है मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए? 8 स्टेट से क्या गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बेसिक ज्योग्राफी है, एकदम बेसिक। अब मैं एक चीज आपको यहां पर फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप लोग चूंकि पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको क्लियर होगा। इस जरा मैं आपको देखो, इस डायग्राम को देखो। 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री मकर, बीच में क्या है? 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन। ठीक दोस्तों, 23.5 डिग्री से नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? आपको उस दिन बताया था मैंने। ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कहां से कहां तक है। क्या बताओगे? आप बताओगे सर ट्रॉपिकल रीजन कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा क्या है? वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ध्यान से सुनना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये पूरा क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कहां से लेके कहां तक? कर्क से लेके मकर तक। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। इसको लिख लीजिए यहां पर, ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन। ठीक, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर? इस शब्द का लेकिन मतलब क्या है? ये जो हमने बात करी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? कि हमने इसको बोला, कौन सा क्षेत्र बोल दिया इसको? उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब तो समझ जाओ तुम कि इसका मतलब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेल्ट, पेटी, क्षेत्र। कटिबंध मतलब क्षेत्र है, एक पेटी, एक एरिया है। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। और आपको मैंने एक दिन बताया था कि सूर्य की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है, फिर जैसे से ऊपर जाते जाते थोड़ा क्या होता जाता है? किरणें क्या होती जाती हैं? ऐसा तिरछी होती जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहां पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हरपाल, कोई तुमसे पूछे हरपाल कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, तो क्या बताओगे? कहां से कहां तक? तो बोल देना कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
आप लोगों को एक बात और बताता हूं, मैंने आप लोगों से एक बात और कही थी उस दिन कि ये है कौन सा सर्कल बताओ, आर्कटिक सर्कल, याद आ रहा है? कौन सा सर्कल है ये? आर्कटिक सर्कल, याद आया? और यहां पर नीचे कौन सा सर्कल है ये? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, तो इसको तो छोड़ो, आप ये देखो अभी आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर है? आर्कटिक सर्कल है 66.5, क्या लिखूं, नॉर्थ साउथ? नॉर्थ। कौन सा सर्कल है ये? आर्कटिक सर्कल। ठीक, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम कहते हैं, यह है आपका कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेट रीजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक, टेम्परेट जोन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नीचे भी तो यही सिनेरियो होगा, जो ऊपर होगा वही क्या होगा, वही नीचे भी होगा, है ना? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेट, यानी शीतोष्ण कटिबंध। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, दो शब्द हैं इसमें, शीत और उष्ण दोनों। अच्छा एक बात बताओ कि जब हमारे यहां गर्मी होती है, गर्मी से सर्दी का जो आने का टाइम होता है, तो एकदम ऐसा होता है कि आज तक गर्मी थी, कल से अचानक सर्दी आ गई? नहीं, धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। तो जब हम 23.5 से ऊपर जाएंगे तो क्या एकदम से ठंड आ जाएगी? क्या एकदम से मौसम ठंडा हो जाएगा? क्या धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां से तिरछी होना अब क्या हो रही है, धीरे धीरे तिरछी होना शुरू हो रही है। तो जितनी ज्यादा तिरछी होंगी उतना ज्यादा प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा या कम? ज्यादा कैसे पहुंचेगा? कम पहुंचेगा। जितना ज्यादा किरणें तिरछी होंगी उतना सूर्य का प्रकाश क्या पहुंचेगा? कम। और सूर्य का प्रकाश जितना कम पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश जितना कम पहुंचेगा, टेम्परेचर भी उतना क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं क्या कि इक्वेटर से ऊपर पोल में जाने पर तापमान घटेगा? नहीं समझ रहे बात क्या? ये क्या है? इक्वेटर है, और ये क्या है? यहां पर क्या है? पोल। तो कोई तुमसे पूछे इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि सूर्य की किरणें पोल तक जाती जाती क्या हो रही हैं? तिरछी होती जा रही है। तो तिरछा प्रकाश पड़ेगा, इंक्लिनेशन एंगल अगर इंक्लाइंड होगी सूर्य की किरणें, तो जाहिर सी बात है उतनी हीट पहुंच पाएगी क्या? नहीं। सौरिक विकिरण उतना ज्यादा होगा क्या? सोलर इंसोलेशन धीरे धीरे क्या होगा? बहुत कम होगा। और सोलर इंसोलेशन यानी सौरिक विकिरण अगर कम होगा तो निश्चित रूप से यहां पर तापमान भी क्या होगा? ऊपर जाके घटेगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि 23.5 से 66.5 में जाने पर धीरे धीरे करके टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर जाके कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा जोन है ये? टेम्परेट जोन। 23.5 से 24.5 में जाने पर एकदम ठंडा हो जाएगा क्या? या 30 में जाने पर एकदम ठंडा हो जाएगा क्या? नहीं, लगभग 40-45 के बाद ठंडा होना धीरे धीरे शुरू होगा। भाई 23.5, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 55, 60, 65, तो लगभग 40 के बाद या 45 के बाद धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा? और ज्यादा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और 66.5 तक पहुंचते पहुंचते एकदम चिल्ड हो जाएगा मामला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, एक डिवीजन कुछ वैज्ञानिकों ने और किया अपनी सहूलियत के लिए, उसको भी बताता हूं आपको। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने एक यहां पर एक और ये लाइन ड्रॉ करी। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी, और उस लाइन को बोल दिया कितने डिग्री की लाइन है ये? 45 डिग्री। कितने डिग्री बोल दिया उसको? 45 डिग्री। उन्होंने क्या किया जानते हो? उन्होंने टेम्परेट रीजन को दो भाग में डिवाइड कर दिया। टेम्परेट को उसने कितने भाग में डिवाइड कर दिया? दो भाग में।
एक 23.5 से 45 और एक 45 से 66.5। सुन पा रहे हैं क्या बात आप? कुछ वैज्ञानिकों ने टेम्परेट को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। अब ये जो टेम्परेट को डिवाइड किया जब 2 भाग में, तो एक हिस्सा क्या होगा 23.5 से 45, ठीक। और जानते हो उन्होंने 23.5 से 45 वाले को क्या नाम दिया? 23.5 से 45 वाले को उन्होंने नाम दिया सब ट्रॉपिकल जोन, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे उसको? सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध। ये जो उपोष्ण शब्द है इंग्लिश में उसको सब ट्रॉपिकल बोल रहा है। उपोष्ण, उपोष्ण में 2 शब्द छुपे हुए हैं। उपोष्ण का मतलब क्या हुआ? उपोष्ण का मतलब हुआ ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए नाम लिखा सब ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल जैसा गर्म नहीं है और टेम्परेट जैसा ठंडा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले 0 से 23.5 क्या बोल दिया इसको हमने? ट्रॉपिकल। 0 से 23.5 को क्या बोला? ट्रॉपिकल बोलो ना। तो 0 से 23.5 को क्या बोला? ट्रॉपिकल रीजन। और 23.5 से लेकर 66.5 को क्या बोला? टेम्परेट, ठीक। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई 23.5 से एकदम ऊपर जाते तो टेम्परेट आ नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं टेम्परेट को कितने भाग में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टेम्परेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 23.5 से 45, 23.5 से 45 उसको बोल दिया उन्होंने सब ट्रॉपिकल। और फिर दूसरा क्या हो गया 45 से 66.5, इसको क्या बोल दिया उन्होंने? टेम्परेट, यानी उसको उन्होंने शीतोष्ण बोल दिया। लिख लीजिए इसको, नोट कर लो इसको इतना। लिख लिया? हाँ बताओ, कुछ पूछना है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्लियर? हरपाल, यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ थोड़ा तेज बोलो। मकर रेखा जो कहां पे? नीचे की बात करो कि ऊपर? जो ऊपर है वो सेम नीचे, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। जो मैंने यहां पे बताया उस ये जो लाइन मैंने खींची ना यहां पे, यही सेम लाइन कहां ले आओ तुम? नीचे ले आओ। मतलब जो ऊपर है वो नीचे भी नीचे है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद का लेकिन अभी बाकी है। किसके बाद का? 66.5 के बाद भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा? वो बाकी है, अभी उसको बताता हूं मैं, इसलिए वेट कर रहा था कि आपने इसने लिख लिया। ठीक है, तो अभी क्लियर होना चाहिए दिमाग में। आपसे कोई पूछे, जो इन जनरल पूछे कि भाई बताओ
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? तो तुम बोलना सर 23.5 से 23.5 के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। सामान्य रूप से कोई पूछे टेम्परेट किसको बोलते हैं, तुम बोल देना कि 23.5 से 66.5 के बीच का पूरा ही टेम्परेट है। लेकिन वैज्ञानिकों ने तापमान के आधार पर, तापमान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, टेम्परेचर वेरिएशन के आधार पर टेम्परेट को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। क्योंकि भाई उन्होंने देखा कि 30-32 डिग्री पर तो इतना ज्यादा इतना कम टेम्परेचर तो है नहीं कि उसको हम टेम्परेट बोल दे। तो उन्होंने टेम्परेट को तापमान की परिवर्तनशीलता, टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया नीचे वाला, इस जोन को हम कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो नीचे वाले को, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, जिसको हम क्या करें? उपोष्ण कटिबंध हिंदी में, और ऊपर वाला फिर आप टेम्परेट मान लीजिए। अब क्या बचा ऊपर? 90 डिग्री पर क्या आ गया? पोल आ गया। 90 डिग्री पर क्या आ गया? पोल। तो यहां पर भी 90 डिग्री पर क्या है? पोल। तो ये 90 डिग्री पोल और ये 90 डिग्री पोल। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, राइट। 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? बताइए। 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो रीजन है, ये और ये, इसको हम क्या देंगे? शीत कटिबंध। ध्यान रखना है। 66.5 नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो जोन है उसको हम बोलेंगे शीत कटिबंध। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन है ये? एकदम ठंडा। अब यहां तो कोई स्कोप ही नहीं है ना कि पहले गर्म है ठंडा है। 66.5 तक आते आते वैसे भी तापमान बहुत गिर चुका है, तो 66.5 से 90 के बीच में तो एकदम टेम्परेचर कैसा रहेगा? हमेशा आपका माइनस में ही रहेगा टेम्परेचर वहां पर। तो माइनस में रहेगा तो हमेशा वो बर्फ से ढका हुआ रहेगा, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? फ्रिजिड, जो एकदम क्या है? जमा हुआ है। 66.5 के ऊपर क्या है? आर्कटिक सर्कल है कि नहीं है? तुमने अक्सर टीवी में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि यहां पर जो है समुद्रों में बड़े बड़े आइसबर्ग मिलते हैं। देखा ना, बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बर्फ की चट्टाने जिसको हम कहते हैं। और ऐसे ही तुमने नीचे भी देखा होगा, इधर क्या है? अंटार्कटिका। जैसे ही आप 66.5 साउथ से नीचे जाओगे, यहां पर भी क्या मिलेगा आपको? बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने मिलेंगे। पूरे के पूरे समुद्र जमे हुए रहते हैं। जैसे तुमने बहुत सारे वीडियो अगर यूट्यूब पे देखे हो, रशिया के कुछ वीडियोस देखो, तो रशिया के लोग नहाने के लिए बर्फ को पहले क्या करते हैं? खोदते हैं, फिर अंदर पानी निकलता है, फिर नहा के फिर बाहर आते हैं। देखा है कि नहीं देखा ऐसा? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो चुका है? बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर है, तो सब क्या हो गया? वहां फ्रीज हो गया। सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा तो जल जो द्रव की अवस्था में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस, सॉलिड। तो ये जोन कैसा हो गया? इस जोन को भी हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रिजिड जोन। ठीक, ऊपर हो या नीचे हो बात बराबर है। 0 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा और 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से में बात क्या है? बराबर। तो ये, इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या बोलते हैं? ताप कटिबंध। टेम्परेचर बेल्ट ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर बेल्ट ऑफ द अर्थ। डन। पृथ्वी के ताप कटिबंध, टेम्परेचर बेल्ट ऑफ द अर्थ। तो ये कितने टेम्परेचर बेल्ट देखने को मिल गया हमें? ये सब ट्रॉपिकल मिल गया, सब ट्रॉपिकल मिल गया, टेम्परेट मिल गया और फ्रिजिड मिल गया। नंबर 1 ट्रॉपिकल, दूसरा सब ट्रॉपिकल, तीसरा टेम्परेट और चौथा फ्रिजिड। तो टोटल कितने ताप कटिबंध मिल गए? 4। इसको मत जोड़ लेना कि 4 जो ऊपर जोड़ लिया 4 नीचे 8 बता दिया तुमने, नहीं, 4 हैं और नीचे वाले कॉमन है। समझ गए बात क्या? तो ये अब हम बात कर रहे थे, यहां पर आ जाइए वापस से, फिर से इधर आ जाते हैं और तुम इधर देखो। अब
भारत में 23.5 डिग्री रेखा गुजर रही है, गुजर रही कि नहीं गुजर रही? अच्छा, एक बात और समझ लें आप जरा यहां पर कि ये है आपका, यहां पर मिलेंगे आपको ये क्या है, ये अंडमान एवं निकोबार, ठीक। और यहां पर क्या है आपका ये सब लक्षद्वीप समूह, ठीक। और दोस्तों यहां से एक और लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपको, ये वाली रेखा, इस ये वाली, हाँ क्या करा दिए? भारत के नहीं, अभी बताऊंगा ना, अभी तो फिर वापस इसमें आओ, सुदूर बिंदु बताऊंगा, ये बात चारों सुदूर बिंदु की बात कर रहे हो ना, हाँ करेंगे अभी। तो नीचे जो हमने रेखा खींची, इस रेखा को हम क्या बोल रहे हैं? एक और रेखा है जो कहां से गुजर रही है? अंडमान निकोबार से। तो तुमसे कोई पूछे कि भारत का मेन लैंड का अक्षांशीय विस्तार कहां से, तुम बोलोगे 8.4 से 37.6। लेकिन मेन लैंड के अलावा लक्षद्वीप भी तो है, तो लक्षद्वीप कितने डिग्री पर है बता देना? 6 डिग्री 4 मिनट। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? 6 डिग्री 4 मिनट, क्या? नॉर्थ। तो अंडमान निकोबार का विस्तार से अगर काउंट करोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37.6 तक। लेकिन अगर केवल मेन लैंड से काउंट करोगे, मेन लैंड मतलब भारत की जो मुख्य भूभाग है वहां से अगर काउंट करोगे तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और 6 डिग्री 4 मिनट के नीचे फिर कितने डिग्री रेखा आएगी? 0 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, ये वाला जो इतना जोन है भारत का, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो जोन है, इस ये जोन, एक इतना हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिस रीजन एंड दिस रीजन, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक का जो मैं जहां तक एरो खींचा है कर्क रेखा तक, इस हिस्से को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन, ठीक। यहां से लेके यहां तक वाले जोन को पूरे को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शीतोष्ण भी कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको? उपोष्ण भी कह सकते हो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 23.5 से 66 तक पूरा क्या है? टेम्परेट। लेकिन चूंकि 23.5 से हरपाल 23.5 से 66.5 के बीच में तापमान में इतना वेरिएशन है कि वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के आधार पर 23.5 से 66.5 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में। एक पार्ट उन्होंने कर दिया 23.5 से लेके कहां तक? 45 तक, और दूसरा उन्होंने कर दिया 45 के ऊपर पूरा 66.5 तक। क्लियर? अब देखो जरा भारत कहां पर लाई कर रहा है। भारत की वाली रेखा 37.6 है, तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से, इस वाले डायग्राम के हिसाब से 23.5 तक तो हमने कर ही लिया, 23.5 तक तो भारत में ट्रॉपिकल, 23.5 से लेके ये वाली जो रेखा है 45। लेकिन भारत का तो अक्षांशीय विस्तार कहां पे खत्म हो रहा है? 37 पे ही खत्म हो रहा है। तो इसको टेम्परेट बोलना उचित रहेगा या सब ट्रॉपिकल बोलना उचित रहेगा? सब ट्रॉपिकल बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये कौन सा जोन है? इसको हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। गॉट इट? तो कोई तुमसे पूछे कि भारत में क्या भारत कौन कौन से ताप कटिबंधों में आता है, तुम बोलोगे सर भारत कितने ताप कटिबंधों में आता है? 2 ताप कटिबंधों में आता है। भारत का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल में आता है और भारत का बाकी हिस्सा टेम्परेट में आता है, यानी उष्ण में आता है, और भारत बाकी हिस्सा किस में आता है? उपोष्ण में आता है। समझ गया बात? लेकिन उसके बावजूद तुम देखोगे पूरे के पूरे भारत में, इधर कश्मीर वाले क्षेत्र को अगर छोड़ दो तो पूरे भारत में साल भर क्या पड़ती है? ज्यादातर समय क्या पड़ती है? गर्मी, समर। इसलिए जब किसी से पूछते हैं ना कि भाई भारत की जलवायु कैसी है, तो लोग जानते हो क्या जवाब देते हैं? कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है वो किसके माध्यम से होती है? वो मानसून के माध्यम से होती है।
मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और मौसम का मतलब होता है ऋतु में परिवर्तन। पवन की दिशा में परिवर्तन होने के अनुसार ऋतु में परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम। और भारत की जलवायु कोई पूछे तुमसे कैसी है तो क्या बताओगे? सर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय। नीचे एक स्टार लगा के लिखे, नोट करके लिख लेना, लिख लेना। भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप दो भागों में बटा हुआ है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। भारतीय उपमहाद्वीप 2 भागों में बटा हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 तक ट्रॉपिकल रीजन। 8 डिग्री 4 मिनट से 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि 23.5 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ, लिख लेना, 23.5 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का क्षेत्र कैसा है? बताओ। आपका नाम क्या है? कल्पना। बताओ कैसा है? 23.5 से 37 तक का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। गॉट इट? इसीलिए भारत की जलवायु, सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसीलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है। इंडिया is to be considered as a tropical monsoon climate। ठीक है? मानसूनी क्यों बोले? बताओ। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? मयंक भाई बताओ, मानसूनी क्यों बोला हमने? क्योंकि भारत में जो मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है ना, पूरी नहीं, मैक्सिमम इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल किसकी वजह से हो रही है? ध्यान रखना है, मॉनसून। और मॉनसून किस भाषा का शब्द है? हरपाल। हरपाल अभी बताया जस्ट मैंने यार। फ्रांसी कौन सी भाषा का शब्द है? बंगाली, फिर भोजपुरी। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले यार, भूल गए? अरबी भाषा का शब्द है, अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है मॉनसून। तो मॉनसून जो है एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मौसम। ठीक है? मौसम किस लैंग्वेज का वर्ड है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक? मौसम से है मानसून। और मौसम का मतलब क्या होता है मयंक? अभी बताया था। जो मौसम शब्द है अरबी भाषा का, उसका मतलब क्या बताया था अभी मैंने? अभी तो बताया था डाल सिंह। ऋतु परिवर्तन, पवन की दिशा में परिवर्तन। अच्छा एक बात बताओ, साल भर क्या पवन की दिशा एक जैसी रहती है क्या? नहीं। विंड का डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। विंड का डायरेक्शन चेंज, तो विंड के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, इसकी वजह से विंड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। साल भर हमारे यहाँ टेम्परेचर एक जैसा रहता है क्या? हो ही नहीं सकता कि साल भर टेम्परेचर एक जैसा रहे। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो सॉलिसिटाइज होता है, शीत अयनांत, फिर विषुव, मतलब पहले 22 दिसंबर, फिर उसके बाद 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर नीचे आता है 23 सितंबर। आता है कि नहीं आता है? और फिर उसके बाद 22 दिसंबर। ये प्रोसेस चलता रहता है कि नहीं? तो साल भर इंडिया में टेम्परेचर एक जैसा रह सकता है क्या? नहीं। और अगर टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो विंड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर टेम्परेचर चेंज होने से विंड के डायरेक्शन का क्या लेना देना है? तो बाबूजी लेना देना ये है
कि जब टेम्परेचर चेंज होता है ना तो प्रेशर भी चेंज होता है। टेम्परेचर जब चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस वायुमंडल में मौजूद हवा का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या? अबे ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने वाली जो एयर है उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फिर कम। तुमने, तुम्हारे घर में तवा है, तवा पूर्ति, तवा में क्या काम करते हो तुम? तवे में रोटी बनाते हैं, बनाई कभी? तवा जब तुम जैसी गैस ऑन करते हो, तवा जलाते हो, तवा ठंडा हो जाता है, तवा गर्म हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम तवे के ऊपर पूरा हाथ रख दो? नहीं, तवे के ऊपर हाथ रखने की तो हिम्मत ही नहीं है। लॉजिक समझना। लेकिन तुम कोशिश करते हो कि जरा एक बार देख ले जरा कि तवा कितना गर्म हुआ है, तो नीचे रख के टच करके देखते हो, ऊपर ही करते हो? ऊपर रख दो। ऊपर रखते हो तो हाथ में ठंडक महसूस होती है, गर्मी? गर्मी। इसका मतलब तवा क्या है? सरफेस। तवा के संपर्क में आने वाली जो एयर है वो भी क्या हो गई? गर्म। नहीं समझ रहे बात? और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, भारी? वो होती है हल्की। तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है कभी? जला है कभी तुम्हारे घर में चूल्हा? जब चूल्हा जलता है तो धुआं नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड जाता है या ऊपर जाता है? ऊपर। क्यों? हल्का है, उसका घनत्व तो बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, उसके पार्टिकल दूर दूर हैं। और दोस्तों जब डेंसिटी कम होगी तो कहां जाएगा? वो ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब सोचो कि जो हवा नीचे थी, तापमान बढ़ा तो हवा गर्म हो गई। गर्म हवा क्या करती है? ऊपर की ओर जाती है। तो नीचे जो पहले हवा का प्रेशर था, वो हवा का प्रेशर अब रह जाएगा नीचे क्या? नहीं, क्योंकि हवा तो सारी कहां उड़ गई? ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सरफेस का टेम्परेचर क्या हो गया? सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सरफेस का प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। तो तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। नहीं समझ में आई बात? श्रेयस, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। मैंने कहा कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ गया, किसी भी वजह से बढ़ गया टेम्परेचर। अब उस सतह के संपर्क में आने वाली जितनी भी हवा है, उस हवा का तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा क्या? संवहन की प्रक्रिया होगी ना। मान लो तुमको मैं एक लोहे का रॉड पकड़ा दूं, क्या नाम है तुम्हारा? आकांक्षा। और तुमको बोलूं कि इस लोहे के रॉड को इस तरह से तुम पकड़ो और जो दूसरा सिरा है लोहे की रॉड का, उसको आग के सामने आग के सामने लगा के रखो। थोड़ी देर बाद वो लोहे की रॉड की हीट तुम्हारे हाथ तक ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसका मतलब हीट क्या होती है? हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ये जो ट्रांसफर होने की ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, इसको बोलते हैं संवहन, कन्वेक्शन। तो जब सरफेस गर्म हो रही है तो सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी रह जाएगी क्या? नहीं। सरफेस गर्म तो सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली एयर भी क्या हो गई? गर्म। जब वो एयर गर्म होगी तो वो एयर अब नीचे नहीं रहेगी, वो क्योंकि गर्म एयर का घनत्व क्या है? कम। तो कहां जाएगी वो? ऊपर। जब हवा जो नीचे थी वो ऊपर चली गई, तो अब यहां पर हवा का प्रेशर कम हो गया, ज्यादा? कम हो गया। अब प्रेशर रहा ही नहीं। पहले हवा ने प्रेशर बढ़ा रखा था, अभी सरफेस गर्म हो गया तो हवा कहां चली गई? ऊपर। अब यहां दबाव क्या हो गया? नीचे देखो, नीचे दबाव क्या हो गया? यहां पर कम। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस पर प्रेशर क्या होगा? नहीं समझे बात? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस पर प्रेशर क्या होगा? कम। समझ में आई बात क्या? तो इसका मतलब तापमान ज्यादा हो रहा है तो सरफेस, तापमान ज्यादा तो लो प्रेशर, और तापमान कम तो हाई प्रेशर। और विंड जो होती है ना, विंड, दो शब्द हैं, एक शब्द है विंड, एक शब्द है एयर। दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये दोनों का मीनिंग एक है, अलग अलग है? दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जो एयर होती है, इस बॉटल के अंदर क्या है? एयर। इस कमरे में क्या है? विंड। जो फ्लो ऑफ एयर होता है ना, उसी को कह देते हैं विंड। नहीं समझे बात? जब वायु गतिशील हो जाती है, जब वायु में फ्लो आ जाता है, एयर में जब फ्लो आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? विंड। तुम्हारा एक कमरा एकदम बंद है, बंद कमरा, चारों तरफ से बंद, उस कमरे के अंदर एयर है?
अबे एयर नहीं होगी तो मर नहीं जाओगे? उस कमरे के अंदर एयर है कि नहीं है? एयर मौजूद है। जैसे ही तुमने खिड़की खोली, एयर का क्या होना शुरू हो गया? सर्कुलेशन होना शुरू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो जो एयर का सर्कुलेशन होना शुरू हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फिर एयर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? विंड। तुम क्या बोलते हो? वायु चल रही है या पवन चल रही है? कौन चलता है? पवनें चल रही हैं। ये नहीं कहते कि वायु चल रही है, वायु तो अपनी जगह है, वायु तो हर जगह है। पूरे क्षोभ मंडल में क्या है? वायु है, अलग अलग गैसों के रूप में। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ध्यान रखना है, जो पवन है ना, पवन की एक निश्चित दिशा है। पवन की दिशा निश्चित है। पवन हमेशा उच्च दाब से कहां की ओर चलती है? निम्न दाब की ओर। द फ्लो ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात क्लियर है क्या? ये फंडा याद रखना। ये कंसेप्ट कब काम आएगा हमको? जब हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जब हम एल नीनो, ला नीनो और ये वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, जलवायु वाला। कहां गया? जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये वाला जलवायु वाला, तब ये कंसेप्ट समझ काम आएगा आपको। वहां फिर क्या? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, जब हाँ हाँ हाँ, नहीं आर्द्रता तो मौजूद है ही है। आप देखो कि इस पूरे एटमॉस्फेयर में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मौजूद है। अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, चूंकि अभी सीजन कौन सा है? बारिश का सीजन है। जैसे जैसे बारिश से हम ठंड में जाएंगे तो ह्यूमिडिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ रहे हैं बात आप? तो इस एयर में ह्यूमिडिटी तो मौजूद है ही है। देखो ये जो वायुमंडल है ना हमारा, पृथ्वी की सतह से लेकर क्षोभ मंडल तक, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, हीलियम भी है, नियॉन भी है, क्रिप्टन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नहीं है क्या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जलवाष्प भी है। समझे? जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर जाओगे ना, नीचे मतलब कहां से नीचे? पृथ्वी की सतह से ऊपर, वायुमंडल में जितना ऊपर जाओगे, जो तुम्हारा जलवाष्प वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? सरफेस से जितना तुम ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो टेम्परेचर घटेगा तो जलवाष्प भी घटेगा। ये कंसेप्ट आगे क्लाइमेटोलॉजी के हैं, मैं जलवायु वाले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि जो भारत की जो जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मैंने इसलिए आपको शब्द लिखा है मानसूनी। तुमसे पूछा था मैंने मानसून शब्द का मतलब क्या है, तो मानसून अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है। और मौसम शब्द का मतलब क्या है? ऋतु परिवर्तन। किसके अनुसार? पवन की दिशा में परिवर्तन। तो ये जो पूरी कहानी मैंने बताई वो इसलिए बताई आपको कि पवन की दिशा में परिवर्तन, क्योंकि मैंने कहा कि पवन की दिशा हमेशा कहां से कहां होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहां पर होगा? जहां पर टेम्परेचर कम। लो प्रेशर कहां पर होगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा। और टेम्परेचर हम हर समय एक जैसा रहता है क्या? नहीं। तो जब टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता तो प्रेशर भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और दोस्तों प्रेशर बदलेगा तो पवन की दिशा भी क्या होगी? बदलेगी। आज अगर यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन हमेशा कहां से होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आज अगर यहां पर कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर है, और यहां पर लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाई से लो। पहले जो यहां से यहां चल रही थी, अब यहां से यहां चल रही है। तो मौसम शब्द से बना है मॉनसून। और मौसम का मतलब होता है ऋतु में परिवर्तन, चेंज इन द सीजन बिकॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। वायु की दिशा में, पवन की दिशा में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो क्या बोलोगे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कोई तुमसे पूछे मानसूनी क्यों है, तो क्या बताओगे उसको? मैं इसीलिए जब मैं समझाऊं तो समझना है। आपकी शक्ल बता देती है कि जब मैं समझा रहा हूं तो तुम समझ रहे हो या दिमाग कहीं और चल रहा है। दिमाग को कहीं और नहीं चलाना। अभी मैंने 10 बार बता दिया। क्या बताया 10 बार आपको? कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी क्यों बोल रहे हैं श्रेयस? क्योंकि भारत में वर्षा किस वजह से हो रही है? मानसून की वजह से। इसलिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी।
समझ गए बात क्या? तो ये इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया। अब सुदूर बिंदु की बात कर लें तो भारत में सुदूर बिंदु का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट। तो गुजरात में सुदूर बिंदु है कि राजस्थान में सुदूर बिंदु है? गुजरात में। क्या नाम है इसका? अरे सरक्रीक थोड़ी है, सरक्रीक तो अंदर है, सरक्रीक ओरी क्रीक अलग है। भारत का सबसे पश्चिम, जो भारत का सबसे वेस्टर्न दूरस्थ बिंदु कौन सा है? उसको बोलते हैं, ध्यान रखना है, गोहर मोती या मोती या माटा। ठीक, क्लियर? भारत का सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? उसको बोलते हैं बेटा किबिथु। किस राज्य में किबिथु? गलत मत कर देना, नागालैंड मत बोल देना। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, किबिथु। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो आप बोलोगे उत्तरतम बिंदु है भारत का सबसे इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो क्या बोलोगे? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु यहां है कि यहां? यहां था, यहां। क्या नाम था इसका? इंदिरा। क्या ये पॉइंट आज एग्जिस्ट कर रहा है? 2004 में सुनामी आई थी दोस्तों, और 2004 की सुनामी में क्या पॉइंट हो गया? ये सब मर्ज हो गया, डूब गया। क्लियर? तो 2004 की सुनामी में जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो चुका है? वो डूब चुका है। तो आज हमारा जो दूरस्थ बिंदु है वो यहीं पर है। इसको हम क्या बोलते हैं? केप कमोरिन, कन्याकुमारी। यहां पर लिख दो मैं, केप कमोरिन। ठीक है, बताओ बात क्लियर है क्या? ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहते थे। इसको पहले क्या बोलते थे? पिगमेलियन पॉइंट। डन? कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है बताइए? आई होप ये पॉइंट यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो मैंने बात अभी तक एक्सप्लेन करी है। डन? ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है आपको, भारत का हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य भौगोलिक परिचय दोस्तों। लेकिन भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय में एक बात और सामने आती है, और वो ये है कि भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय में अब हम देखते हैं हमारे लैंड बाउंड्री फ्रंटियर्स। ठीक है, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ मिल रही हैं उस पर जरा चर्चा करते हैं। अगर तुम गौर से देखो तो इंडिया यहां पर क्या है? इधर आप देखना तो ये है नेपाल। गॉट इट? यहां पर क्या है सर? यहां पर है भूटान। ये पूरा क्या है? ये पूरा है चाइना। ठीक, यहां पर क्या है? म्यांमार। हाँ? यहां पर क्या है? ये दिस इज पाकिस्तान। यहां पर छोटा सा क्या है? ये इधर, इधर पर है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, और एक देश बचा। अब ये कौन सा यहां पर? तो टोटल कितने देश हो गए सर? 7 कंट्रीज हो गए। 7 कंट्री के साथ हमारी भारत की स्थलीय सीमा मिल रही है। कौन सी सीमा? श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है। हो रही है क्या श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर? भाई श्रीलंका तो ये नीचे है। श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री टच हो रही है क्या? नहीं हो रही है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक स्ट्रेट है, कोई बता सकते हो कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, उस जल संधि को बोलते हैं हम पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट।
पाक जल संधि। फिर से मैप बनाना है आपको इंडिया को, उसी में नहीं करते रहना है, एक दूसरा मैप बनाओ। बनाओ जल्दी से। हरपाल कॉपी यहां रखो ना इसमें। हाँ अच्छा तुम्हारा लेफ्ट हैंड है। भाई ऐसे मैप बनाओगे तो हमेशा गलती बनेगा ना यार। अभी क्या बताया था तुमको, फिर से बनाओ इसको हटा के। सबसे पहले क्या बताया था, गुजरात से बनाना, पहले प्रायद्वीपीय भारत बनाना। बनाओ फिर से बनाओ। ये क्या बना दिया यार तुमने। हाँ ये क्या, ऐसा लग रहा है फोड़े निकल आए हैं भारत के। हाँ हो गया, बन गया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज के नाम लिख लिए। हाँ तो भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ मिल रही है, बता सकते हो कितनी? 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कितनी? चीन के साथ कितनी सीमा मिल रही है? अच्छा सबसे कम किसके साथ मिल रही है, कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे कम सीमा किसके साथ मिल रही है हमारी? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ मिल रही है? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे बड़ी जो हमारी बाउंड्री है वो बांग्लादेश की। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। चाइना के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी? 3400। बताओ चाइना के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री है? पाकिस्तान के साथ? हाँ पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। ठीक, म्यांमार के साथ कितनी है? नेपाल के साथ कितनी है? 1751। नहीं किसके साथ? नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। वेरी गुड। भूटान के साथ? भूटान के साथ 696 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1632। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, म्यांमार के साथ 1632 या 1664 है। ठीक है, लेकिन 1600 के फिगर में। अब बचा हमारा चाइना के साथ। चाइना के साथ कितनी हमारी? 3488 किलोमीटर। तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सीमा हमारी किसके साथ है? चीन के साथ। समझ गई बात क्या? और सबसे बड़ी सीमा हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ 4096। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ये सारे देश है, देशों के साथ। श्रीलंका के साथ हमारी कोई बाउंड्री टच हो रही है? श्रीलंका के साथ हमारी कोई बाउंड्री टच हो रही है? कोई बाउंड्री टच नहीं हो रही है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका भारत से कैसे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, पाक स्ट्रेट से, जल संधि। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, जल संधि। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना या तोड़ना? संधि मतलब जोड़ना।
समझ रहे बात? तो ये जो पाक स्ट्रेट है या कोई भी स्ट्रेट, जल संधि, जल संधि का मतलब होता है कि दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करना। यहां पर कौन सी वाटर बॉडी है? ये है इंडियन ओशन, या ये कह सकते हो ये क्या है? अरेबियन सी है, ठीक है। और यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो पाक जल संधि किसको किसको, कौन से दो वाटर बॉडी को जोड़ रही है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ रही है। भारत और श्रीलंका को क्या कर रही है? अलग कर रही है। यह कह सकते हो तुम कि इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, ठीक भाई। यहां पर अरेबियन सी को ऊपर कर दो आप, ये चला गया अरेबियन सी यहां पर, ठीक। यहां पर हम क्या लिख दें? इंडियन ओशन, है ना। हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला? जल संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब क्या होता है? दो वाटर बॉडी को जोड़ना और दो लैंड मास को अलग करना। ये बेसिक परिभाषा संधि की, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जल संधि होती है उसकी बेसिक परिभाषा है कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ना और दो लैंड एरिया को सेपरेट करना, अलग करना। तो कौन से लैंड एरिया सेपरेट हो रहे हैं? भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को क्या कर रही है? अलग कर रही है। हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल को क्या कर रही है? जोड़ रही है। कौन? पाक स्टेट, पाक जल संधि। गॉट इट? ये बेसिक बात है। जल संधि आगे कई बार ये वर्ड यूज होगा, आपको इसको याद रखना है। तो हमारे भारत के हो गए लैंड फ्रंटियर। अब इसके बाद एक चीज और समझें आप कि भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ सीमा, भारत में बहुत सारे राज्य हैं या नहीं है? बोलो, भारत में कितने राज्य हैं टोटल? हाँ, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। आप बता सकते हैं कौन सा राज्य कहां पर है? बता सकते हैं कौन सा राज्य कहां पर है? जैसे ऊपर से शुरू करते हैं, बताना जरा, ये क्या है? ये पंजाब नहीं है भाई। ये क्या है? JNK। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? हिमाचल। ये पंजाब। ये राजस्थान। ये बांग्लादेश, उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड, ठीक है। बांग्लादेश कौन बता रहा था? किसी ने कहा था बांग्लादेश। ये क्या है? ये उत्तराखंड। ये क्या है? यूपी। ये क्या है? ये हरियाणा। ये क्या है भाई? फिर ये है दिल्ली, ठीक। दिल्ली क्या है? यूटी है ना। चलो, ये यूपी। यूपी के बाद ये क्या है? ये है बिहार। बिहार के बाद ये क्या है? झारखंड। झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल। ये क्या है? अभी तो सीक्वेंस। ये है तेलंगाना। और ये है तमिलनाडु। समझ के बाद ये क्या है? बिहार। ये बिहार है। गुजरात। ये है गुजरात। और ये क्या है? MP। ये क्या है? उड़ीसा। ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये क्या है? हाँ, ये नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा राज्य है? ये लंबा वाला? अरे आंध्र प्रदेश है भाई, आंध्र प्रदेश। ये क्या है? दिस इज केरल। ये क्या है? महाराष्ट्र। और यहां पर क्या है? ये गोवा। ये क्या है? सॉरी, यहां पर गोवा नहीं है, गोवा नीचे है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये क्या है? ये गोवा। यहां पर दरअसल मुंबई है, ये है ना। ये क्या है नीचे? महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका। क्लियर? तो टोटल ये सारे स्टेट्स हो गए। अब ये बचे ये वाले स्टेट, पूर्वोत्तर भारत के। बबीता बताओ, बबीता ये कौन सा स्टेट है? स्नेहा ये बताओ कौन सा स्टेट है? नहीं पता? हाँ? मैंने आप लोगों से कहा था आज एटलस लेके आने के लिए, लाए आप? हाँ, आप लोग बाकी लोग लाए एटलस? निकालो। क्यों? तुम लोग एटलस नहीं लेके आए? क्यों? हरपाल पीछे, राज एटलस लेके आना चाहिए था भाई। तो ये बताओ कौन सा स्टेट है?
ये है भाई साहब अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है नीचे? ये है नागालैंड, नहीं है, मिजोरम है। नागालैंड इसके ऊपर। ये कौन सा है? ये कौन सा है? मिजोरम के ठीक ऊपर क्या है? अरे मणिपुर है। ये है आपका मणिपुर। ये क्या है? नागालैंड। ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, नागमणि, मिजोरम। समझ में आई बात क्या? अच्छा, ये कौन सा स्टेट है इधर? ये असम नहीं है भाई। असम दिख रहा है? ये सिक्किम है। ये असम कहां है? ये क्या है? ये मेघालय है, ध्यान रखना है। ये क्या है? असम। ये क्या है? ये है दोस्तों त्रिपुरा। गॉट इट? ध्यान रखना है। ये क्या है? बताओ। पौंडीचेरी का क्या? हाँ? यमन? यमन तो अलग देश है। यमन ओमान खाड़ी देश है वो तो। यमन? हाँ? क्या बोल रहे हो? मैं चेन्नई? चेन्नई तो अंदर है। ये तो तमिलनाडु है ना भाई। हाँ? बताओ। ये चीज मतलब कक्षा 6-7 में पढ़ते हैं हम, नहीं पढ़ते? 6-7 में ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी। 6-7 में मैं नहीं पढ़ा, ध्यान ही नहीं होगा 6, 7, 8, 9 का। बताओ क्या है? कोचीन? क्या कह रही हो? थोड़ा तेज बोलो। क्या कोचीन? हाँ, माहे। पौंडीचेरी की 4 टेरिटरी हैं, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। अब माहे वहां नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, माहे कहां है? माहे है यहां पर। गॉट इट? आप देख लो अपने एटलस में, देखो लिखा हुआ है माहे कहां है। माहे यहां पर है। अब क्या क्या बचा? मैंने कहा पौंडीचेरी जो है, इधर आप देखोगे तो पौंडीचेरी की 4 टेरिटरी है। एक ये माहे हो गया, ये इधर पौंडीचेरी हो गया, एक ये हो गया, और एक ये आंध्र प्रदेश में इधर हो गया। ठीक है? तो ये जो नीचे तुम देख रहे हो, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये है पौंडीचेरी। वो हो गया माहे। माहे भी किसका है? लेकिन माहे जो शहर है वो किसका हिस्सा है? वो पौंडीचेरी का ही हिस्सा है। समझ रहे हैं बात आप? और यहां पर आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम। यमन नहीं है वो। आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम। और तमिलनाडु में क्या है? कराईकल। नहीं समझे बात? पौंडीचेरी की टोटल कितनी टेरिटरीज है? 4 टेरिटरीज हैं। माहे कहां पर है? राज माहे वहीं केरल में है, माहे। ठीक? कराईकल कहां पर है? तमिलनाडु में। पौंडीचेरी तो वहां पर है ही है। ठीक? यनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश के से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। माहे किससे जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। कराईकल किससे जुड़ा हुआ है? पौंडीचेरी किससे जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से। वो तमिलनाडु नहीं है, वो अलग टेरिटरी है, लेकिन उसकी सीमा किससे मिल रही है? कराईकल और पौंडीचेरी की सीमा किससे मिल रही है? तमिलनाडु से। समझ रहे बात? माहे की सीमा किससे मिल रही है? केरल से। यनम की सीमा किससे मिल रही है? क्वेश्चन पूछा गया, घटना चक्र उठा के देखो, मैच द फॉलोइंग में चारों इस एक तरफ लिखी हुई है टेरिटरी सारी उसकी, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र के नाम। माहे किसके साथ मैच कर रहा है? कराईकल किसके साथ मैच कर रहा है? यनम किसके साथ मैच कर रहा है? मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया। घटना चक्र उठा के देखिए। घटना चक्र है आप लोगों के पास कि नहीं? घटना चक्र नहीं है तो घटना चक्र जरूर खरीद लो, क्योंकि जो टॉपिक मैं यहां पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस आपको घटना चक्र से घर जाकर करनी ही करनी है। जैसे आज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया भारत का पहला जो चैप्टर हर बुक में लिखा होता है, भारत का भौगोलिक परिचय, और उस भारत के भौगोलिक परिचय में हमने देख लिया। अच्छा एक बात बताइए, भारत के इस भौगोलिक परिचय में यहां पर हमने देखा क्या है? ये नेपाल। नीचे हेडिंग डालो नेपाल। पहले आपने ये हेडिंग डाली थी ये वाली कि नहीं? ये वाली हेडिंग, ये लैंड बाउंड्री फ्रंटियर है ना? लैंड बाउंड्री फ्रंटियर हेडिंग डाली थी कि नहीं? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं।
नहीं, उसको लिख लो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हेडिंग डालो, देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, है ना। सबसे पहला लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बांग्लादेश, नंबर 1 लिखिए बांग्लादेश। ब्रैकेट में लिख लेना 4096 किलोमीटर। किलोमीटर लिख लिया, ठीक। बांग्लादेश, अब मुझे तुम जरा इस मैप में देख के बताओ कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिल रही है, या भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। हाँ नहीं, 5 नहीं, नाम बताओ। सबसे पहला कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। नंबर 1 लिखो वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल। ठीक। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा लिख लोगे, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, लिखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ब्रैकेट में लिखना तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय द बांग्लादेश फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद क्या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा, क्या बांग्लादेश की सीमा सिक्किम के साथ मिल रही है। इसलिए मैंने बोला था एटलस लेके आने के लिए, आज नहीं मिल रही है। बांग्लादेश की सीमा सिक्किम के साथ नहीं मिल रही, इस बात को ध्यान रखना। सिक्किम देख रहे हो, सिक्किम ऊपर है भाई, ये देखो सिक्किम तो इतना है ना, केवल ये है सिक्किम, ये है सिक्किम, दैट्स इट। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ सीमा मिल रही है। बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के साथ तो मिल ही रही, सबसे बड़ी सीमा है। त्रिपुरा क्या मेघालय के साथ मिल रही है, हाँ, तीसरे नंबर पर मेघालय। क्या असम के साथ मिल रही है, क्या असम के साथ, यस लिखो मेघालय और असम, मेघालय असम। और कौन सा राज्य बचा जिसके साथ बांग्लादेश की सीमा मिल रही है, मिजोरम। बिहार कौन बता रहा है, बिहार को कवर कर रहा है बांग्लादेश, वो वेस्ट बंगाल। मिजोरम लिखो, मिजोरम लिख लिया। तो कितने स्टेट्स हो गए, राज्य, 5 राज्य हो गए। किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य की है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ब्रैकेट में लिख लेना सबसे बड़ी सीमा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो तुम बोलोगे द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश कौन सी है, वेस्ट बंगाल। द वेस्ट बंगाल शेयरिंग द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद द बांग्लादेश। ठीक, चलो दूसरे नंबर पर आ जाओ, हम लिखते हैं जरा म्यांमार, हेडिंग डालिए म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, और अब बताओ म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा मिल रही है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मिल रही है नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश। ब्रैकेट में लिख लेना अरुणाचल प्रदेश के हाईएस्ट, ये लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। हाँ क्या, नहीं नहीं ये कभी नहीं पूछेगा भाई, ये पूछेगा किसकी सबसे ज्यादा है, ये नहीं पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की कितने किलोमीटर की है या पश्चिम बंगाल की कितने किलोमीटर की, नहीं पूछेगा। लिख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश से नीचे उतर के आएंगे तो क्या मिलेगा, नागालैंड। नंबर 2 पर लिखिए नागालैंड। नागालैंड के बाद अगला राज्य कौन सा है भाई स्नेहा, मणिपुर। तो लिखिए नागालैंड, देन मणिपुर एंड देन मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर एंड देन मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर
और मिजोरम। और कोई राज्य म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जरा नेपाल, हेडिंग डालिए नेपाल। नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री कितने किलोमीटर की है? 1751 किलोमीटर की। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 1751 नेपाल, ठीक है। और नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा भारत के किस राज्य की है? बोलिए। उत्तर प्रदेश। नंबर 1 यूपी। यूपी में लिख लीजिएगा, यूपी के ब्रैकेट में लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा लिखना, नंबर 2 पर क्या आएगा? फिर बिहार। बिहार। उत्तराखंड लिखिए, उत्तराखंड। और आप थोड़ा सोच समझ के मुझे बताना, क्या नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है क्या? देखो एटलस में देखो भाई, कर रहा है। ये देखो, आप ये देखो, पहले इधर देखो मेरी तरफ, मयंक कि जो बाबूजी जो पश्चिम बंगाल है ना, वो यहां तक गया, पश्चिम बंगाल यहां तक, समझे। और यहीं पर है तुम्हारी दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? दार्जिलिंग, है ना। तो दार्जिलिंग की सीमा किसके साथ मिल रही है? नेपाल के साथ मिल रही है। तो लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल लिख लिया आपने। सिक्किम तो दिख ही रहा है, तो सिक्किम भी हो गया। क्या असम की सीमा मिल रही है नेपाल के साथ? असम की सीमा नहीं। तो कितने राज्यों की सीमा मिल रही है नेपाल के साथ? उत्तराखंड नंबर 1, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। तो टोटल 5 हो गए, 4 नहीं 5 राज्य हो गए ना। सबसे लंबी बाउंड्री नेपाल की स्टेट के साथ है? यूपी। गॉट इट। चलो नंबर 3 पर लिखिए, नंबर 4 जो भी चल रहा है। कितने कंट्री हो गए? 3 हो गए ना। 4th लिखिए चाइना। 4th लिखिए चाइना। चाइना। और चाइना में दोस्तों सबसे लंबी सीमा बता सकते हो कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी है? बताओ। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना विच इज अरुणाचल प्रदेश। नंबर 1 लिखिए अरुणाचल प्रदेश। जब लेकिन जब, सुनो एक मिनट मेरी बात, जब ये राज्य अलग अलग नहीं हुए थे ना, जब ये नहीं हुआ था लद्दाख और ये नहीं हुआ था, तब ये सबसे लंबी सीमा बनाता था, ठीक है ना। लेकिन अभी सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? अरुणाचल। नंबर 1 लिखिए अरुणाचल। और सुनो, चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो हमारी सीमा है ना, इधर देखो, चाइना के साथ हमारी जो ये यहां से शुरू है पूरा अरुणाचल प्रदेश, और ये भूटान है यहां तक, और यहां से शुरू है चाइना। ये जो पूरी सीमा है ना, ये यहां से लेके यहां तक दोस्तों, ये पूरी कहलाती है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा पूरी नहीं है, मैकमोहन रेखा केवल उतनी है, ठीक है। तो नंबर 1 अरुणाचल लिखो, दूसरे नंबर पर लिखो लद्दाख। दूसरे नंबर पर लिखिए लद्दाख, ठीक। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। सिक्किम कितने राज्य हो गए? 5। अगला लिखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान लिख लिया। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? देखो ध्यान से मैप की तरफ देखो, कौन सा है सबसे बड़ा स्टेट? राजस्थान है? देख लो एक बार आप भाई। गुजरात जो है ना, गुजरात तो यहां से शुरू हो रहा है ना, मतलब पूरे गुजरात से तो पाकिस्तान की सीमा है नहीं, है क्या? गुजरात कहां से, पाकिस्तान कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? ये यहां तक जा रहा है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? नंबर 1 लिखिए राजस्थान, ब्रैकेट में लिखिएगा लॉन्गेस्ट, राजस्थान की लॉन्गेस्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पर लिखिए गुजरात। फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और अफगानिस्तान की लिख लेना केवल लद्दाख के साथ। लिख लिया इतने राज्यों के नाम? कौन कौन से स्टेट्स हुए? फेयर नहीं है क्या? फेयर कॉपी? अच्छा ठीक। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ भी भूटान लिखवाऊंगा ना।
अफगानिस्तान लिखिए, अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान की सीमा लद्दाख के साथ नहीं है, ध्यान रखना। हाँ नहीं, उसकी नहीं, क्योंकि बीच में वो है ना, इधर देखो, वो मैंने ड्रॉ कर दिया वहां तक, वो यहीं तक है ना। आप देखोगे तो ये इधर पर ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लिख लीजिए लद्दाख, 106 किलोमीटर लद्दाख, ठीक है। और दूसरा तुम लिखना, लद्दाख के बाद भूटान लिख लेना, इधर भूटान, ये है ना यहां पर भूटान, भूटान, ठीक, भूटान दिख रहा है। अब बताओ जल्दी से, भूटान किस किस के साथ, भूटान सिक्किम के साथ बना रहा है, लेकिन क्या सिक्किम के साथ सबसे बड़ी सीमा है भूटान की? नो। तो भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा किसकी है? असम की। नंबर 1 लिखिए, असम, लॉन्गेस्ट। लिख लिया? फिर असम के बाद दूसरे नंबर पर, नहीं, हम बात करें भूटान की, दूसरे नंबर पर लिखिए वेस्ट बंगाल, फिर तीसरे नंबर पर सिक्किम लिखिए, फिर अरुणाचल लिखिए। क्या मेघालय भूटान के साथ सीमा बना रहा है क्या? भूटान में सबसे पहले तो आप लिख लो जो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या बोला भूटान में? असम। असम के बाद वेस्ट बंगाल, फिर तीसरे नंबर पर सिक्किम। अब मुझे बताओ, क्या भूटान मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है भाई। मेघालय तो ये इतने एरिया में ना, मेघालय ये देखो, ये मेघालय बस इतना है, और भूटान तो उसके ऊपर है, और मेघालय के ऊपर यहां पर क्या है? ये तो असम है ना, देख रहे हो, असम। और चौथा लिख लिया अरुणाचल प्रदेश, लिख लिया अरुणाचल प्रदेश। तो इतने स्टेट्स के साथ हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? 9। लिखिए, समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट शेयरिंग द मराइन बाउंड्री। समुद्री सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। तो सारे स्टेट्स के नाम एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कहां से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से शुरू हो रहा है। सबसे लंबा बाउंड्री किसके साथ है? गुजरात। तो गुजरात, और ब्रैकेट में लिखिए लॉन्गेस्ट, लिखिए गुजरात लिखिए, उसमें लॉन्गेस्ट लिखिए। गुजरात के बाद सबसे बड़ी सीमा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी सीमा की बात हो रही है ना, तो सीक्वेंस में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर क्या है? नंबर 2 पर लिखिए आंध्र प्रदेश, फिर नंबर 3 पर, नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर तमिलनाडु, नंबर 4 पर राजपाल, सॉरी हरपाल। क्लियर हो रही बात? तो ध्यान रखना है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है हमारी? गुजरात के साथ। ये मत सोचना है सर गुजरात तो इतना छोटा सा है, सबसे लंबी कैसे हो जाए? गुजरात अंदर तक जाओ, फिर बाहर आओ, फिर यहां घुसो, फिर बाहर आओ, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ? गुजरात। नंबर 2 पर किसके साथ? आंध्र। नंबर 3 किसके साथ? तमिलनाडु। नंबर 4 महाराष्ट्र। नंबर 5 लिख लेना केरल, नंबर 5 केरल, और नंबर 6 उड़ीसा, नंबर 7 फिर कर्नाटक। नंबर 5 में केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। तो ये पूरा हो गया। कितने हो गए टोटल? 7। फिर वेस्ट बंगाल और गोवा, वेस्ट बंगाल और फिर गोवा। गोवा दिख रहा है? ये है ना गोवा। समझ गए बात? तो ये 9 राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो है जानते हो ये लंबाई कितनी थी? यहां से लेके ये जलीय लंबाई, पहले कहते थे इसको 7516 किलोमीटर। ये क्या है? ये भारत की
जलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा दोस्तों होती है हमारी 15,200। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में गृह मंत्रालय ने भारत की जलीय सीमा को रिवाइज किया और भारत की जलीय सीमा उन्होंने 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी जानते हो? 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर। तो ये कैसे बढ़ गई लंबाई? क्या भारत का शेप बढ़ गया क्या? साइज बढ़ गया क्या? नहीं। यस, देखो पहले क्या था ना, पहले जो हम लंबाई मेजर कर रहे थे वो केवल ऐसा बाहर 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 नाप रहे थे, ऐसा, ठीक। अब लंबाई कैसे नाप रहे हैं? यहां से गए तो ये अंदर गए, फिर बाहर आए। बहुत सारी क्रीक है ना, सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, बहुत सारी एस्चुरी है। जैसे इधर मान लो उड़ीसा में गए, इधर देखो यहां पे चिल्का झील है, तो पहले क्या बाहर बाहर निकल गए, तो अब हम क्या गए? अंदर गए और घूम के फिर वापस आए। फिर हमने इसको भी काउंट कर लिया, फिर हमने इसको भी काउंट कर लिया, इन सबको काउंट करके कितना हो गया? अब हुई 11,098 किलोमीटर। तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी? 11,098 और स्थलीय सीमा 15,200। समझ में आई बात क्या? तो ये तो वही एक है, लेकिन ये जो सीमा है इसमें परिवर्तन हो गया, इसको जरूर लिख लीजिएगा। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने इसको रिवाइज किया और अब भारत की जो जलीय सीमा है वो 11,098 किलोमीटर की है। और इस 11,098 किलोमीटर में, इस 11,098 किलोमीटर में क्रीक, एस्चुरी, डेल्टा और द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया गया है। क्रीक, एस्चुरी, डेल्टा एंड आइलैंड, इसको शामिल करके 11,098 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है। इज इट क्लियर? डन है बामला? तो ये यहां पर समाप्त होता है आपका ये वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यहां तक कोई किसी को समस्या? ठीक, तो अब उसके बाद जो अगला चैप्टर अपना शुरुआत होगी वो हम शुरुआत करेंगे सीधे कहां पे आएंगे? इसमें आएंगे, ये भारत का भू आकृतिक विभाजन। लेकिन भारत के भू आकृतिक विभाजन से पहले जरा मैं एक बार थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दूंगा कि भाई ये बताओ, ये क्या पूरा भारत एक साथ बन के तैयार हो गया होगा क्या? क्या पूरा भारत एक बार बन के तैयार हो गया जो तुमको दिख रहा है? नहीं, सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना क्या? सबसे पहले हिमालय नहीं बना, सबसे पहले बना क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। समझे बात? यहां पर हुआ था ज्वालामुखी उद्भेदन, बेसाल्टिक लावा बाहर निकला, तो ये बना, इसलिए मैंने कहा था ना इसको ब्लैक कलर का बनाया, क्योंकि यहां क्या हुआ है? ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है। दूसरे नंबर पर क्या बना था? हिमालय। जब ये वाला हिस्सा इससे जाकर क्या हुआ? टकराया। कौन सा हिस्सा? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट थी ये वाली प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अभी प्लेट क्या होता है, कटोरी क्या होता है, सब समझाएंगे आपको आगे। कटोरी कुछ नहीं होता, केवल प्लेट ही होता है, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? टकराई। इनके टकराने से यहां पर क्या बन गया? ये हिमालय। अब हिमालय में नदियां बह रही हैं, तो नदी बहेगी तो अकेले तो बहेगी नहीं, साथ में क्या करेगी? बहुत सारा जो अवसाद है, सेडिमेंट्स, उसको बहाकर लाएगी कि नहीं लाएगी? और कब तक बहाती रहेगी? जब तक उसका स्लोप ऐसा होगा। लेकिन जब स्लोप खत्म हो जाएगा रिवर का, तब तो जो बहाकर जो अवसाद लाए थे उसको क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। यहां तक तो हमने खूब अवसाद बहाकर लाए क्योंकि स्लोप है हिमालय का। लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार को क्रॉस करके गंगा नदी आगे बढ़ी, तो गंगा नदी हरिद्वार के बाद किस भाग में आ जाती है? मैदानी भाग में आती कि नहीं? तो मैदानी भाग में नदी का प्रवाह कम होगा या तेज? कम। पहाड़ी भाग में नदी का प्रवाह कम होगा या तेज? तेज। यस। तो मैदानी भाग में जब नदी का प्रवाह कम हो जाएगा तो बहुत सारे अवसाद यहां पर आके क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। जो ऊपर से काट कर लाई थी रिवर, वो यहां पर क्या कर देगी? जमा कर देगी। तो जमा करने से क्या बन गया? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो सबसे पहले बना प्रायद्वीपीय भारत का पठार, हरपाल। नंबर 2 पर क्या बना? हिमालय पर्वत। नंबर 3 पर क्या बना? उत्तर भारत का विशाल मैदान। समझ में आई बात क्या? लेकिन इन सबके पहले भी जितने भी तुमको दुनिया में अलग अलग ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अलग ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन सभी महाद्वीपों को कंबाइंड रूप से एक पूरा था ये, जिसको कहते थे पेंजिया। जितने महाद्वीप तुमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक समय पर अलग अलग नहीं थे, सब क्या थे? कंबाइंड थे, एक साथ थे, जिनको हम क्या बोलते थे? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर एक वाटर बॉडी थी, इसको कहते थे पैंथालासा। आज जो तुमको अलग अलग महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं ना,
ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये है यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, ये सब आपस में क्या थे, क्या थे, जुड़े हुए थे। और जब जुड़े हुए थे तब उनका नाम क्या था, पैंजिया। ये मैंने नहीं दिया नाम, एक वैज्ञानिक है जर्मनी के जिनका नाम है वेगनर। वेगनर ने पूरी पृथ्वी को एक माना और उसने नाम क्या दिया था पहले, पैंजिया। उसने कहा बाद में धीरे 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 टूटना शुरू हुआ है। राज क्लियर हो रही बात क्या? तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल मैं छुट्टी पे हूं तो कल तो नहीं मिलूंगा, कल और परसों, मतलब परसों संडे है, कल मैं छुट्टी पे हूं और 24 तारीख को छुट्टी पे हूं। आप लोगों से मुलाकात होगी कब, 25 तारीख को मुलाकात होगी, 25 नहीं सॉरी 26 तारीख को मुलाकात होगी। कल छुट्टी पे हूं, 24 को संडे है, आज तो 22 है बेटा, 22 है, ठीक है। हम लोग 26 को मिलेंगे, 26 को मिलेंगे, मतलब मैं, बाकी सब जगह क्लास रहेगी। हाँ नहीं, अभी तो 1-2 क्लास चलेंगी आपकी, रजत सर की चलेगी और हरी सर की चलेगी। हाँ क्या नहीं समझ में आया मैप में? उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर, तुम आए थे परसों, ये बताए देखो मैप में देखने समझ में इसलिए नहीं, चूंकि तुमको डायरेक्शन का, दिशा का ज्ञान नहीं है अभी। ये क्या है पूरा, इधर देखो, अच्छा ये क्या है, कौन सी दिशा है? ये दिशा, ये डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी दिशा है ये नॉर्थ। ये कौन सी दिशा है, साउथ, ठीक। ये कौन सी दिशा है, ईस्ट। ये कौन सी दिशा है, वेस्ट। तो अमेरिका कहां है, अमेरिका कहां है, अमेरिका वेस्ट में है। चाइना कहां है, ईस्ट में, ध्यान रखिएगा। और ये है भूमध्य रेखा, ये देख रहे हो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ है ना, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला हिस्सा क्या है, पूरा साउथ। और इसके बीच में है इंडिया, देख रहे हो ना, इंडिया कहां है, ये बीच में है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी उस दिशा को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। हाँ लेकिन जो मैप है हम जैसे मोबाइल में देखते हैं तो समझ में तो फिर भी नहीं आता कि इतना दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो उत्तर पूर्व, जैसे हम मोबाइल में ही देखते हैं तो उसमें कैसे करेंगे? दिशा तो वही रहेगी ना, मोबाइल में देखो चाहे लैपटॉप में देखो, दिशा थोड़ी बदल जाएगी। तुम्हारा घर जैसे मान लो रीवा, रीवा इंदौर के कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है भाई? इंदौर यहां पर है, रीवा यहां पर है, बघेलखंड में है ना, तो वो क्या है, तो डायरेक्शन पता होना चाहिए वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। समझे बात? तो डायरेक्शन का नॉलेज होगा तो वो आपको पता चल जाएगा मैप को देखकर। तो इसीलिए बोला था एटलस लेके आओ, तो एटलस लेके आओगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एटलस में बना हुआ होता है कि क्या नॉर्थ है, क्या ईस्ट है, क्या वेस्ट है। बहुत बेसिक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चले तो मिलते हैं फिर, ओके, धन्यवाद।